दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हमारे लिए जो पहला अनुभाग है उसका नाम है प्रारंभिक समाज, और इस पहले अनुभाग के पहले विषय के रूप में हम प्रारंभ करेंगे समय की शुरुआत से। समय की शुरुआत से का तात्पर्य ये है कि प्राचीन मानव का जन्म कहाँ से हुआ और उस समय उसका अस्तित्व किस प्रकार का था, ये हमें इस पाठ के अंदर पढ़ना है, जिसके पहले पाठ के रूप में हम एक परिचयात्मक अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने पहले पाठ का पहला भाग, जिसमें हम देखेंगे मानव का क्रमिक विकास। तो यहाँ पर एक शब्द आया है क्रमिक विकास। तो क्रमिक विकास का तात्पर्य क्या है, तो समझते हैं इस बात को कि क्रमिक विकास यानी कि हमारे जो प्राचीन मानव थे उनका रूप कैसा था। हमारे दादा के दादा, परदादा, उनके भी दादा, काफ़ी पुराने समय के अंदर जो लोग हुआ करते थे, जो मानव हुआ करते थे, वो किस प्रकार के थे। क्या वो शकल सूरत से और सोचने के तरीके से और कार्य करने के तरीकों से हमारे जैसे ही थे या हमसे कुछ अलग थे। यही ज्ञान क्या कहलाएगा, क्रमिक विकास कहलाएगा। तो देखिए, मानव का क्रमिक विकास हुआ है, इसके लिए हमें क्या मिलते हैं, कई सारे साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें क्या है कि मानव प्रजाति के जीवाश्म मिलते हैं। अभी हम देखेंगे कि प्रजाति क्या है और जीवाश्म क्या है। इसके अलावा क्या मिले हमें, मानव प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं। इसके अलावा हमें विभिन्न स्थलों से मनुष्य के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले औजारों की भी प्राप्ति हुई है। तो इन औजारों से भी हमें क्रमिक विकास का पता चलता है। इसके अलावा हमें विभिन्न गुफाएं मिली है। क्या मिली है, गुफाएं, और गुफाओं के अंदर की हुई है चित्रकारी। तो इन चित्रकारी से भी हमें मनुष्य के क्रमिक विकास का क्या चलता है, इनकी जानकारी हमें मिलती है। आई बात समझ में। तो देखिए, अब हम प्रारंभ करेंगे कि प्रजाति शब्द क्या है और जीवाश्म शब्द क्या है, इनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रजाति का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा समूह है, जीवों का समूह है। किसका समूह हो गया, ये जीवों का समूह है, जिसमें नर और मादा दोनों होंगे। क्या क्या होंगे, उसमें नर भी होंगे और इसमें क्या होंगे, मादा भी होंगे। आई बात समझ में। ये एक जीवों का समूह है जिसमें नर और मादा दोनों होंगे, और दोनों क्या कर सकेंगे, अपने वंशवृद्धि कर सकेंगे, संतति उत्पन्न कर सकेंगे। इस प्रकार से जो संतति उत्पन्न होगी, पुनः वो भी नर और मादा हो सकती है, और वो भी आगे क्या कर सकते हैं, वंशवृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से जो एक श्रृंखला बनेगी, उसको हम किस नाम से जानेंगे, उसको हम प्रजाति के नाम से जानेंगे। आई बात समझ के अंदर। अब दूसरी चीज देखते हैं, जीवाश्म। दूसरा शब्द आया अपने पास में, जीवाश्म। तो देखिए, जीवाश्म क्या होगा, ये पेड़ पौधों के, जानवरों के या मनुष्यों के किसी के भी अवशेष हो सकते हैं। तो ये अवशेष है, ये क्या है, अवशेष है। अब किसके हो गए, किसी के भी हो सकते हैं, पेड़ पौधों के हो सकते हैं, जानवरों के हो सकते हैं, मनुष्य के भी अवशेष हो सकते हैं। और ये जो अवशेष हैं, ये क्या होते हैं, पत्थर जैसी कठोर स्थिति में बदल जाते हैं, पत्थर जैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं, और फिर किसी चट्टान में, फिर क्या हो जाते हैं, किसी चट्टान के अंदर दब जाते हैं, और लाखों वर्षों तक उसी अवस्था के अंदर वो पड़े रहते हैं। तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम जीवाश्म के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में। ये कुछ ऐसे अवशेष हैं जो किसी के भी हो सकते हैं, पेड़ पौधों के, जानवरों के, मनुष्य के, और ये एक पत्थर जैसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, कठोर स्थिति में आ जाते हैं, और उसके बाद में ये एक चट्टान के अंदर दब जाएंगे, और फिर लाखों वर्षों तक वहां पर वो पड़े रहेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका जीवाश्म। तो ऐसे ही जीवाश्मों की खोज की गई है, और उन जीवाश्मों से हमें पता चलता है कि मनुष्य का कैसा विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है। तो इसी चरण के अंदर एक जगह है नियंडर घाटी। नियंडर घाटी कहाँ पड़ती है, ये है जर्मनी के अंदर। तो देखिए, इस नियंडर घाटी की कहानी को अगर हम समझें, तो ये नियंडर घाटी के अंदर चूने की खान है, चूना पत्थर जो होता है उसकी खान थी, चूना पत्थर की खान है, और इस खान के अंदर उत्खनन का कार्य चल रहा है, खनन कार्य चल रहा है। और मजदूरों को यहाँ से क्या मिली है, मजदूरों ने यहाँ से एक खोपड़ी प्राप्त की।
क्या मिली मजदूरों को? एक खोपड़ी मिली और इसके साथ में कुछ अवशेष मिले हैं और, ठीक बात है, अस्थि पंजरों के अवशेष हैं। तो खोपड़ी जो मिली है, इस खोपड़ी को ले जाकर के उन मजदूरों ने, एक व्यक्ति है कार्ल फुलरोट, व्यक्ति कौन हो गए? कार्ल फुलरोट, ये वहाँ के स्थानीय विद्यालय के शिक्षक है और प्राकृतिक इतिहासज्ञ भी है, प्रकृति के बारे में ये जानकारी रखते हैं। तो मजदूरों ने ये खोपड़ी ले जाकर के कार्ल फुलरोट को सौंप दी। तो कार्ल फुलरोट ने कहा कि ये जो खोपड़ी है ये है तो मनुष्य की, लेकिन ऐसा मनुष्य वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। और उन्होंने अपनी बात की सत्यता की जांच करने के लिए ये खोपड़ी भेज दी किसके पास? हरमन साफ हुसैन के पास। हरमन साफ हुसैन जो है ये उस समय बोन विश्वविद्यालय के अंदर, कहाँ पर? बोन विश्वविद्यालय, ये भी जर्मनी के अंदर ही पड़ता है, बोन विश्वविद्यालय। यहाँ पर ये शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर है हरमन साफ हुसैन। इन्होंने भी इस खोपड़ी को देखा और इन्होंने तुरंत ही इस खोपड़ी के बारे में एक शोध पत्र प्रकाशित किया और उस शोध पत्र के अंदर इन्होंने बताया कि ये जो खोपड़ी है ये मानव की है और ये मानव वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राचीन मानव था जिसकी खोपड़ी उनको मिली थी वो हमारे जैसा तो दिखने में नहीं था। आ गई बात समझ के अंदर? मतलब उसका क्या हुआ? उसका क्रमिक रूप से विकास हुआ। इसी के बाद में अगर हम देखें तो अगले चरण के रूप में आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, तो देखिए चार्ल्स डार्विन ने 1859 में 1859 के अंदर एक पुस्तक प्रकाशित की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 के अंदर जिस दिन इस पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ 1250 प्रतियां छापी गई और पहले ही दिन बिक्री हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई और इसके पीछे कारण था। क्या कारण रहा? कि इस पुस्तक के अंदर डार्विन ने मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत दिया था और उसमें डार्विन ने कहा कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो जानवरों से हुई है, अर्थात हमारी उत्पत्ति के बारे में भी इन्होंने भी क्रमिक विकास के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें भी कहा गया है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्राचीन हमारे जो वंशज है वो क्या है? वानर रहे हैं, अर्थात जानवर रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य का क्या प्रारंभ हुआ है? क्रमिक रूप से विकास प्रारंभ हुआ है और वो आज की स्थिति को प्राप्त हुआ है। तो देखिए यदि क्रमिक रूप से विकास हो रहा है तो इसका मतलब प्राचीनतम मानव जो रहा है उसका भी कुछ नाम दिया होगा हमने, फिर उसके बाद में जो आए, तो ये एक पूरी श्रृंखला होगी। तो हमें अब इस श्रृंखला का अध्ययन करना है। तो देखिए मानव के क्रमिक विकास के अंदर जो सबसे पहला मानव है उसका नामकरण किया गया है प्राइमेट। क्या नाम दिया गया है? प्राइमेट। ये एक पूरी श्रृंखला है। प्राइमेट के बाद में जो मानव आया उसका नाम दिया गया होमिनोइड। होमिनोइड के बाद में जो मानव आया उसका नाम दिया गया है होमिनिड। क्या नाम दिया? होमिनिड। होमिनिड के बाद में भी पुनः कई शाखाओं में ये क्या हो गया है? विभाजित हो गया है। ठीक बात है। तो अब यहाँ से हम एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है अपने पास में प्राइमेट। तो देखिए प्राइमेट जो है वो आज से 360 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। 360 लाख वर्ष, इसका अनुमान लगाना भी काफ़ी कठिन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे तो प्राचीन इतिहास चाहे वो भारत का हो, चाहे विश्व का हो, चाहे मानव का प्राचीन इतिहास पढ़ना हो, हमें उस काल के अंदर जिस काल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्वयं को वहाँ उपस्थित होना होगा। स्वयं को वहाँ उस काल में क्या करना है? महसूस करना है कि हम प्राइमेट युग के अंदर अभी वर्तमान में जी रहे हैं। ऐसा महसूस करोगे तो इतिहास समझ में भी आएगा और पकड़ में भी आ जाएगा। ठीक बात है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमेट, जो कब हुआ है? आज से 360 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। तो देखिए प्राइमेट का जो अगर हम अध्ययन करें तो प्राइमेट की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्राइमेट। प्राइमेट के कुछ लक्षण देखेंगे, प्राइमेट के कौन कौन से लक्षण रहे हैं वो देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम देखें कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारा जन्म कैसे हुआ, हम कुछ समय तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, उसके बाद में जब हमारा जन्म हुआ तो माँ ने हमें दूध पिलाया, उसके बाद हम बड़े हुए तो हमारे दांत आ गए और उसके बाद हमने बाल वाल बना करके एकदम हीरो की तरह अपना लुक जो है वो वर्तमान लुक तैयार कर लिया।
ये एक अच्छी सी कहानी है जो प्रत्येक के साथ में घटी है, सबको ये चीज़ याद है। बस इसी कहानी से हमारे प्राइमेट के लक्षण तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हम माँ के गर्भ में रहे, तो इस प्राइमेट वर्ग के जितने भी लोग हैं, जितने भी समूह हैं, ये सब माता के गर्भ में अपेक्षाकृत अधिक समय तक रहते हैं। आई बात समझ में? माता के गर्भ में अधिक समय तक पलते हैं। तो ये पहला तो ये हो गया इसका लक्षण प्राइमेट का, कि माता के गर्भ में अधिक समय तक क्या होगा, ये पलते हैं। ठीक बात है, ये तो हो गया प्राइमेट का पहला लक्षण। अब बात करते हैं प्राइमेट के दूसरे लक्षण की। तो दूसरे लक्षण में हमने कहा कि हमारा जन्म हुआ और माँ ने हमें दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध पिलाया। इसका मतलब पहली और दूसरी बात क्या होगी, प्राइमेट वर्ग के जो होंगे वो सब स्तनपायी प्राणी होंगे। क्या होंगे? स्तनपायी प्राणी। माँ ने हमें दूध पिलाया, स्तनपायी प्राणी। याद रह गया? तो दो कारण याद हो गए, दो लक्षण याद हो गए प्राइमेट के। तीसरा लक्षण हमने कहा कि जब हम बड़े हुए थोड़े तो हमारे दांत आए। क्या आए? दांत। लेकिन प्राइमेट के दांत की विशेषता क्या है? प्राइमेट के दांतों में भिन्नताएं होती है। भिन्नता का मतलब ये हुआ कि हमारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग कार्य है। जैसे कि काटने का काम अलग दांत करेंगे, चीरने फाड़ने का काम अलग दांत करेंगे। तो दांतों में क्या होगी? हमारे भिन्नता होगी। दांतों में क्या होती है? भिन्नता। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका तीसरा लक्षण प्राइमेट वर्ग का। ठीक बात है। अब हमने कहा कि हम कुछ और बड़े हुए तो हमने बाल वाल बनाए और एकदम आज के जैसा हीरो का लुक प्राप्त किया। बाल बनाए, बाल से हमें क्या याद रखना है कि प्राइमेट वर्ग के जो प्राणी है उनमें, उनके शरीर पर बालों की क्या होगी? अधिकता होगी। बालों की क्या होगी? अधिकता। आ गई बात समझ में? तो चार लक्षण लिए हैं हमने, कौन से वर्ग के? प्राइमेट वर्ग के लिए हैं, जो आज से 360 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में था। और उसके चार लक्षण हमने देखे। पहला देखा कि ये माता के गर्भ में अधिक समय तक पलते हैं। दूसरा हमने देखा ये स्तनपायी प्राणी हैं। तीसरा हमने देखा दांतों की क्या है? भिन्नताएं हैं, अलग अलग कार्य करेंगे, अलग अलग दांत। और चौथा हमने देखा कि ये इनमें बालों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। तो आपका पहले जो सबसे पहला वानर, या जिसको हम कहेंगे आधुनिक मानव का सबसे प्राचीन वंशज जो है वो कौन सा हो गया? प्राइमेट हो गया। 360 लाख वर्ष पूर्व की बात है। आगे बात समझ में? अब इससे जो नई श्रेणी बनी वो कौन सी आ गई? आपके होमिनोइड। ठीक बात है। तो देखिए होमिनोइड का जो है अगर हम अध्ययन करें कि भाई होमिनोइड की क्या क्या विशेषताएं रही है, तो अगर इसमें देखेंगे हम तो कुछ लक्षण मिलेंगे जो प्राइमेट से होमिनोइड को क्या करेंगे? अलग कर देंगे। तो देखिए होमिनोइड के अंदर जो लक्षण है उसमें अगर हम सबसे देखें तो बालों की जो अधिकता है वो तो अभी भी बनी हुई है। बालों की अधिकता तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन प्राइमेट से अलग क्या कर रहा है इसको लक्षण? तो वो जो दूसरा लक्षण है वो हो जाएगा कि पूंछ जो है वो गायब हो गई। क्या हो गई? पूंछ गायब हो गई। प्राइमेट मानव है उसके पूंछ थी लेकिन उसका उपयोग नहीं रहा और धीरे धीरे वो क्या हो गई? लुप्त हो गई। तो होमिनोइड मानव की जो श्रेणी आई उसमें हमको नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? पूंछ जो है वो प्राप्त नहीं होती है। अब होमिनोइड जो मानव है इसका तीसरा अगर लक्षण देखें तो ये हो गया कि ये चौपाया है। कैसे है? चौपाया का मतलब क्या हुआ? चार पैर पर चलने वाले। कितने? चार पैर पर चलने वाले जो है वो आपके क्या कहलाएंगे? चौपाया कहलाएंगे। मतलब होमिनोइड की हमने तीन विशेषताएं देखी है। पहली विशेषता, इनमें बालों की अधिकता तो अभी भी बनी हुई है। दूसरी विशेषता कि अब इनकी क्या हो गई है? पूंछ जो है वो गायब हो गई है। तीसरी विशेषता हमने क्या देखी कि ये चौपाया प्रकार के हैं, चार पैरों वाले हैं, चार पैरों पर चलने वाले हैं। मतलब अभी तक हाथों का अलग से इनमें कोई यूज नहीं है, सिर्फ वो किसके काम में आ रहे हैं? गति के काम में आ रहे हैं। तो ये किसकी विशेषता हो गई? आपके होमिनोइड की विशेषता हो गई। ये होमिनोइड जो है ये 240 लाख वर्ष पहले जो है वो अस्तित्व में आए थे। आ गई बात समझ के अंदर? इसके बाद में इनसे होमिनोइडों से एक अलग श्रेणी बनी, एक उप श्रेणी जो बन रही है वो आ रही है होमिनिड। अलग नाम आया
तीसरा जो है श्रेणी के रूप में वो हमारे सामने आ रहा है होमिनिड के रूप में, और ये आज से 56 लाख वर्ष पहले जो है वो अस्तित्व में आए हैं। यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो होमिनिड है ये 64 लाख वर्ष पूर्व, कहाँ से, 64 लाख वर्ष पूर्व से इन्होंने अस्तित्व में आने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। लेकिन होमिनिड की जो एक श्रेणी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो अभी हम इस पुनः जो शाखाएं पढ़ेंगे उसमें हम उसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो 56 लाख वर्ष पहले से अस्तित्व में आती है, तो इसलिए हमने होमिनिड के लिए भी 56 लाख वर्ष पहले जो है वो समय काल लिखा है, जबकि होमिनिड जो है वो 64 लाख वर्ष पूर्व से अस्तित्व में आने की प्रक्रिया इनकी जो है वो प्रारंभ हो गई थी। तो देखिए अब हम देखते हैं कि होमिनिड का क्या लक्षण रहा, होमिनिड के अंदर क्या जो है वो हमारे परिवर्तन हुए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले होमिनिड की अगर हम बात करें तो होमिनिड जो मानव है वो होमिनॉइड से थोड़ा अलग है। अलग क्या लक्षण है वो देखिए। जो पहली बात अगर हम करें तो सबसे पहली बात होमिनिड के अंदर हो जाएगी कि अब ये 2 पैरों पर चलने लगा है। कितने पैरों पर? 2 पैरों पर चलने में सक्षम। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, 2 पैरों पर चलने में सक्षम। आई बात समझ के अंदर? तो 2 पैरों पे चल रहा है, इसका मतलब पहले 4 पे चल रहा, तो अब 2 हाथ का क्या करेगा? अब जो उसके दोनों हाथ है वो फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों हाथ जो है वो अब स्वतंत्र हैं। इसके दोनों हाथ क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। आगे बात समझ के अंदर, दोनों हाथ स्वतंत्र 2 पैरों पे चल पा रहा है। इसका मतलब कि अब वो थोड़ा खड़ा होकर के, अभी तक वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा तो नहीं हो पा रहा, लेकिन पिछले 2 पैरों पे चलने में क्या हो गया है? वो सक्षम हो गया है और 2 हाथ उसके फ्री हो गए। तो अब इन 2 हाथों को फ्री कर देने के बाद हाथों से क्या काम करेगा? हाथों से ये औजार बनाने और पकड़ने, औजार बनाने व इन औजारों को पकड़ने का जो काम है वो प्रारंभ कर रहा है। कौन सा मानव कर रहा है? ये कार्य होमिनिड मानव कर रहा है, जो 56 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि होमिनिड जो मानव है उसके हमने 3 विशेषताएं देखी है। पहली विशेषता क्या है? 2 पैरों पर चलने में ये सक्षम हो गया है। दूसरी विशेषता क्या है? दोनों हाथ इसके क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। और तीसरी विशेषता क्या है? ये औजार बनाना प्रारंभ कर दिया है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये होमिनिड के अंदर हम कर्मागत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर क्या हो रहा है? धीरे धीरे मानव के अंदर विकास आ रहा है। अब होमिनिड के बाद में भी पुनः इन्हें क्या बांटा गया है? कई शाखाओं के अंदर विभाजित किया गया है। शाखाओं को जीनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनस। जीनस किसके लिए शब्द यूज हुआ है? शाखाओं के लिए। और ये जो शब्द है जीनस, इसका हिंदी में अर्थ होता है वंश। क्या अर्थ होता है? वंश। आई बात समझ में? तो ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि शाखाओं के लिए शब्द कौन सा उपयोग होएगा? शाखाओं के लिए शब्द उपयोग होएगा जीनस। और ये जीनस जो है इसका हिंदी में अर्थ क्या है? वंश। हिंदी में इसका अर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब होमिनिड के भी कई सारे अलग अलग जो है वो शाखा बनेगी, कई सारी अलग अलग वंश जो है वो यहाँ से प्रारंभ होंगे। तो कुल रूप से हमने ये देखा कि जो ये कर्मिक विकास है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसको हम इस पिक्चर की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहला जो ये वानर दिया है, ये जो खोपड़ी दी है ये एक वानर की खोपड़ी है। किसकी खोपड़ी है? ये एक वानर की खोपड़ी है। सेकंड जो आपके समक्ष खोपड़ी दिख रही है ये खोपड़ी है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की। किसकी है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस कौन है ये अभी जस्ट हम आगे इसको समझेंगे। तीसरी जो ये खोपड़ी आपके समक्ष दी गई है ये खोपड़ी है आपके होमो इरेक्टस की। किसकी है? होमो इरेक्टस की। और चौथी जो आपके समक्ष खोपड़ी दिख रही है ये आपकी खोपड़ी है होमो सेपियंस की। अभी ये सारे शब्द जो मैंने अभी लिखे हैं ये हमारे अगली शाखाओं के रूप में हमें पढ़ने हैं। अभी हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन एक यहाँ हम अंतर देख रहे हैं इन खोपड़ियों का, जिससे हमें पता चलेगा कि वास्तव में मनुष्य का क्या हुआ है? कर्मिक रूप से विकास हुआ है। तो देखिए सबसे पहली बात हमें दिख रही है यहाँ पर कि इस खोपड़ी का आकार ये इतना है, लेकिन इस खोपड़ी का आकार अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? इससे
बड़ा हुआ है। मतलब जो वानर की खोपड़ी है उससे ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी है इसका आकार क्या हुआ है, बढ़ा है। और उसके बाद होमो इरेक्टस का जो आकार है खोपड़ी का वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अंत में ये देखते हैं हमारा जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस, इसकी खोपड़ी इन चारों खोपड़ियों में सबसे ज़्यादा बड़ी है। मस्तिष्क का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, मस्तिष्क क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। दूसरा एक और अंतर यहाँ पे देखते हैं, ये जो है जबड़े की लंबाई, ये क्या है, जबड़े की लंबाई। ये जबड़े की लंबाई वानर के अंदर सर्वाधिक है। इन चारों खोपड़ियों की अगर बात करें हम तो यहाँ पर ये वानर की जो खोपड़ी है इसमें सर्वाधिक है, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर जो जबड़े की लंबाई है, गले से यहाँ तक का जो भाग है, ये इसकी लंबाई में क्या आ रहा है, धीरे धीरे कमी आ रही है। और यहाँ जब हम होमो इरेक्टस के पास पहुँचते हैं और होमो इरेक्टस के बाद जब हम होमो सेपियंस के पास पहुँचेंगे तो ये जो जबड़े की हमारी जो लंबाई है ये बिल्कुल कम हो गई है और एकदम बिल्कुल हम गोल मटोल शक्ल वाले हो गए हैं। तो ये भी क्या है, एक क्रमिक विकास का लक्षण ये चारों खोपड़ियां जो है वो हमें प्रस्तुत कर रही है। आगे ये टोटल बात समझ के अंदर हमने मानव का क्रमिक विकास प्रारंभ किया है, जिसमें हमने सबसे पहले प्राइमेट को देखा है। प्राइमेट आज से 360 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया था और प्राइमेट के हमने कुछ लक्षणों की बात कर ली। उसके बाद में दूसरी शाखा के रूप में हमारे सामने आया होमिनोइड मानव। होमिनाइड जो मानव है ये 240 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। होमिनोइड मानव की एक और श्रेणी बनी होमिनिड मानव, और ये जो होमिनिड मानव है ये आज से 56 लाख वर्ष पूर्व जो है वो अस्तित्व में आया था। तो कुल मिलाकर के हमने अभी तक मानव के 3 श्रेणियां पढ़ी है, 3 प्रकार के मानवों को पढ़ा है। और उसके बाद हमने होमिनिड का भी वापस क्या किया है, कई शाखाओं में विभाजन कर दिया है। तो अब हम होमिनिड की इन शाखाओं का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका होमिनिड शब्द, ठीक है। तो ये जो होमिनिड है इसको भी वापस कई सारी श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए जिनमें से हम हमारे उपयोग की 2 श्रेणियों को लेते हैं। पहली है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरी है होमो। होमिनिड की ये क्या है, श्रेणियां हैं। तो सबसे पहली आपकी आ गई ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक लैटिन शब्द है और एक यूनानी शब्द है। तो देखिए ये शब्द कौन से हैं, एक जो लैटिन शब्द है वो तो है ऑस्ट्रल, लैटिन शब्द कौन सा हो गया, ऑस्ट्रल, और जो दूसरा शब्द है यूनानी ये हो गया आपका पिथिकस। कौन सा, पिथिकस। इन दोनों शब्दों से मिलकर के शब्द बना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिण, क्या होता है, दक्षिण, और पिथिकस का मतलब होता है वानर। तो इससे ये जो शब्द बना उसका तात्पर्य तो ये हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस माने दक्षिणी वानर। आ गई बात समझ के अंदर। तो ये तो हुआ इसका अर्थ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज जो है वो कहाँ से हुई, तो एक जगह का नाम मिलता है ओल्डुवेई गोर्ज। क्या नाम मिलेगा, ओल्डुवेई गोर्ज। यहाँ से ये खोपड़ी प्राप्त हुई है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। जगह का नाम है ओल्डुवेई गोर्ज। ये कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है तंजानिया में। कहाँ पर पड़ती है, तंजानिया। तंजानिया कौन से महाद्वीप में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है तंजानिया। तो ओल्डुवेई गोर्ज जो है यहाँ से हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म मिल रहा है तंजानिया, दक्षिणी अफ्रीका से। अब देखिए ये मिला किसे, यहाँ पर 2 है कार्य करने वाले, मेरी और लुइस लीकी। मेरी और लुइस लीकी, इनको जो है ये जो जीवाश्म है यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और ओल्डुवेई गोर्ज के अंदर ये जो खोपड़ी प्राप्त हुई है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, इस खोपड़ी के बारे में अब हम इनके लक्षणों का अध्ययन करेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मानव है वो किस प्रकार का था, उसमें क्या क्या लक्षण रहे हैं। साथ ही साथ हम तुलनात्मक अध्ययन लेंगे किसका, होमो का, कि भाई कौन सा लक्षण ऑस्ट्रेलोपिथेकस में है और जो होमो में नहीं है या उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर मस्तिष्क कैसा है, छोटा है। पिछली स्लाइड में हमने देखा है 4 खोपड़ियां प्राप्त की थी हमने, और उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस की देखी, तो वो तुलनात्मक रूप से ऑस्ट्रेलोपिथेकस से क्या थी,
बड़ी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है मस्तिष्क छोटा है, जबकि होमो का क्या हो गया है, अपेक्षाकृत बड़ा मस्तिष्क है। आई बात समझ में? अपेक्षाकृत बड़ा मस्तिष्क है होमो के अंदर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में अभी भी कैसा है, छोटा है। इसके अलावा जो पीछे वाले जो दांत है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर बड़े हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बड़े का मतलब पीछे वाले दांत जो है वो बड़े हैं, जबकि होमो के अंदर जो है वो दांत जो आगे और पीछे के हैं वो लगभग समान प्रकार के हैं, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। आई बात समझ के अंदर? तो दांतों के आकार में भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के जो है अंदर क्या है, अंतर है। उसके बाद में देखिए हाथों की सीमित क्षमता या सीमित दक्षता। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मानव है उसके हाथों में अभी इतनी मजबूत पकड़ नहीं है जितनी की क्या है, ये होमो के अंदर इसमें क्षमता जो है वो अधिक है। होमो की क्षमता इससे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अधिक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो वानर है उसका जो ये हाथ है वो पूरा उंगली जो है वो खुलेगी नहीं, उसकी उंगलियां जो है वो इस प्रकार से थोड़ी मुड़ी हुई रहेगी। हाथ जो है वो भी पूरा सीधा नहीं होगा, वो यहाँ से थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि हमने देखा कि इसमें दक्षिणी वानर, अभी तक वानर के लक्षण इसमें ज्यादा है। तो अगर हाथ मुड़े हुए हैं तो उसको पैरों पर लटकने में, पैरों पर चढ़ने में सुविधा हो रही है, ठीक है। तो अभी तक उसमें वो लक्षण विद्यमान है, बरकरार है। तो हम बात कर रहे हैं हाथों की क्षमता की। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो जब नहीं खुल पा रहा तो वो कैसे पकड़ेगा, किसी भी चीज को इस प्रकार से पकड़ेगा। आई बात समझ में? यहां से पकड़ेगा। ये जो पकड़ है अभी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जो होमो का मानव है वो भी किसी भी वस्तु को सीधा इस प्रकार से पकड़ेगा, दोनों उंगलियों के बीच में और अंगूठे की सहायता से इस प्रकार से पकड़ सकने में सक्षम हो रहा है। तो ये जो पकड़ है वो मजबूत है इस अपेक्षाकृत किसके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की पकड़ के। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथों की जो क्षमता है वो अभी तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस में थोड़ी लिमिटेड है, जबकि होमो के अंदर वो काफी रूप से बढ़ गई है। इसके अलावा देखते हैं सीधे खड़े होकर चलने की सीमित क्षमता, जबकि इसके अंदर जो है वो क्षमता ये बढ़ गई है। ये क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। सीधा खड़े होकर, हमने अभी बात की थी कि जो होमिनिड मानव है, होमिनिड जो मानव है वो होमिनॉइड से थोड़ा अलग हुआ। क्यों? क्योंकि वो दो पैरों पर खड़ा होकर के चलने में सक्षम हो गया था, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी भी जो है वो पेड़ों के ऊपर निवास कर रहा है, वहाँ पेड़ों के ऊपर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, जबकि होमो का जो मानव है वो अब बिल्कुल सीधा खड़े होकर के चलने लग गया है। तो ये भी हमारे लिए एक विशेषता हो गई कि सीधे खड़े होकर के चलने की सीमित क्षमता तो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, और ये क्षमता बढ़ गई किसके अंदर जाकर के, होमो के अंदर जाकर के। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पेड़ों पर जीवन जीने की आवश्यकताएं और विशेषताएं जो है वो अभी तक इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर जो है वो मौजूद है, जबकि अब पेड़ों पर जीवन जीने की बजाय होमो जो मानव है वो धरातल पर पहुंच चुका है, गुफाओं में रहने लग गया है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ विशेषताएं हैं जो किसकी है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की है, और इनमें धीरे धीरे से परिवर्तन हुआ है और कौन सा मानव आया है, होमो मानव आया है। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है ये तो लुप्त हो गया और इसकी जगह पर कौन सा आ गया, होमो वाला मानव आ गया। तो इसके क्या कारण रहे हैं, उन कारणों को भी हमें देखना होगा। तो देखिए इसके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लुप्त होने के कारणों की अगर हम बात करें तो उसमें हमें दो कारण मिलते हैं। कितने कारण मिल रहे हैं, दो कारण। पहला कारण तो आपके समक्ष लिखा हुआ है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। सबसे पहले इसको समझते हैं कि सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था क्या है। देखिए मनुष्य ने अपने शरीर के अंदर परिवर्तन किए, क्या किए, परिवर्तन किए। हमने कुछ फायदा लेने के लिए कुछ परिवर्तन अपने शरीर में अगर कर दिए, अब इन परिवर्तनों का परिणाम अगर सही नहीं रहा तो हम वापस वो परिवर्तन करेंगे नहीं, लेकिन यदि इस परिवर्तन का हमें वांछित परिणाम मिल जाए, क्या मिल जाए, वांछित परिणाम प्राप्त हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, उस परिवर्तन को अपने जीवन में जारी रखेंगे। यही कार्य, यही सिद्धांत क्या कहलाएगा, सकारात्मक प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मिल रहा है, पुनर्जन्म मिल रहा है और वो पॉजिटिव मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन किए और परिवर्तनों का परिणाम कैसा था, जैसा वो चाहता था वैसा ही उसको परिणाम मिला, तो उसने उस चीज को कंटिन्यू कर लिया अपने जीवन के अंदर और धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन जो है वो स्थायी होने लग गए। देखिए समझते हैं इस बात को कि इसने परिवर्तन क्या किया। तो देखिए उसकी जरूरत थी,
अगर जो मानव है उसकी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है उसकी जरूरत क्या थी, उसको औजार बनाने थे। क्या बनाने थे? औजार बनाने थे। अब अगर उसको औजार बनाना है या उसको वस्तुएं पकड़नी है, कोई वस्तु जो है वो उसको क्या करना चाहता है, पकड़नी है। जैसे कंदमूल फल है, कंदमूल फल को उसने तोड़ा और एक हाथ में पकड़ के रखना चाहता है, तो इसके लिए अब उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको अपने हाथों को फ्री करना पड़ेगा, दोनों हाथों को क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। जब भी अभी तक तो वो उसको गति के लिए काम में ले रहा है। तो इन परिवर्तनों को, इस परिवर्तनों के लिए उसने क्या किए, हाथ स्वतंत्र कर लिए। क्या कर लिए? हाथ स्वतंत्र कर लिए। तो जब उसने हाथ स्वतंत्र किए तो उसका काम इजीली होने लगा। तो उसने अब है जो हाथों का प्रयोग गति में करना बंद कर दिया, चलने के लिए हाथों का प्रयोग बंद कर दिया और अब हाथों का उपयोग वो अन्य कार्यों में करने लगा। तो ये उसका क्या था, एक वांछित परिणाम था उस परिवर्तन का जो उसने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। इसके अलावा भी देखते हैं, जैसे कि उसको शिकार करना है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव क्या करना चाह रहा है, शिकार करना चाह रहा है और शिकार के लिए उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है? लंबी दूरी, काफी दूर तक जाना पड़ेगा अगर शिकार करना है, नजदीक में उपलब्ध नहीं है तो वो क्या करेगा, वहां जाएगा। अब चारों पैरों के बल अगर वो चल करके जाएगा तो बहुत कम समय में जा पाएगा, या कोई ऐसा जानवर है जो तेज भागता है तो उसके पीछे ही भाग ही नहीं पाएगा। तो अब ये जो इसकी आवश्यकता थी, इसके लिए उसने परिवर्तन किया कि वो क्या हो गया, दो पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। आई बात समझ के अंदर? तो अब जो है वो दो पैरों पर सीधा खड़ा हो रहा है और ये भी परिवर्तन उसके लिए कैसा है, वांछित है, उसके लिए सपोर्टिंग परिवर्तन है। तो उसने अपने में परिवर्तन किए। तो जो सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था है, इसके तहत हम यही समझते हैं कि मनुष्य ने अपने परिवर्तन किए, वो परिवर्तन उसकी इच्छा के अनुरूप थे, इसलिए उसने धीरे धीरे उन परिवर्तनों को अपने जीवन के अंदर निरंतर कर लिया और इस प्रकार से जो है वो उसमें विकास हुआ। अब दूसरे देखते हैं, दूसरा कारण यहां पे मिला है ध्रुवीय हिमाच्छादन। हिमाच्छादन का मतलब हुआ बर्फ जम जाना। जो पृथ्वी के बड़े बड़े भाग थे तो पृथ्वी के बड़े बड़े भागों पर क्या जमी, बर्फ जम गई। ठीक है, ये लीजिए हिमयुग चल रहा है, हिमयुग के अंदर बर्फ तो जमनी है, तो पृथ्वी पर क्या जम गई, बर्फ जम गई। बर्फ जम गई तो तापमान में कमी आ गई। बर्फ के कारण से क्या हुआ, तापमान और साथ ही साथ वर्षा, इन दोनों में क्या हुई है, कमी आ गई है। आई बात समझ के अंदर? तो तापमान और वर्षा दोनों में अगर कमी आई है तो जंगल में भी क्या आ जाएगी, जंगल में भी कमी आ जाएगी। तो ये लीजिए, ये जंगल में क्या आ गई, कमी आ गई। और यदि जंगल के अंदर कमी आ गई है तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है वो जंगल के कंदमूल फल पे ज़्यादा आश्रित रहता है, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी है नहीं और इन परिस्थितियों की वजह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो मानव क्या हो गए, लुप्त हो गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है वो अब इन परिस्थितियों के कारण लुप्त हो गया। और ये जो जितनी घटना हम पढ़ रहे हैं ध्रुवीय हिमाच्छादन की, ये घटना हुई है 25 लाख वर्ष पूर्व की घटना है, 25 लाख वर्ष पहले की घटना है, जिसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो है वो लुप्त हो गया और उसका स्थान एक ऐसी प्रजाति ने ले लिया जो इस सूखे माहौल के अंदर, जहाँ पे जंगल नहीं है, जंगलों में कमी आ रही है, जंगलों से जो हमें कंदमूल फल प्राप्त हो रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, फिर भी ऐसी सूखी परिस्थितियों में एडजस्ट कर सकता था, वो प्रजाति थी होमो। कौन सी प्रजाति थी, होमो। तो ये प्रजाति जो है अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जगह अस्तित्व में आ जाएगी। आ गई बात समझ में? तो ये दो कारण थे जिनकी वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो है वो लुप्त हो गया और उसका स्थान किसने ले लिया, होमो मानव ने ले लिया। तो अब हम देखते हैं अगला, होमो मानव। तो जो होमो है, इस मानव का अगर हम अध्ययन प्रारंभ करें तो ये होमो शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, और इस होमो का अर्थ होता है आदमी। इस होमो शब्द का क्या अर्थ है, आदमी। आई बात समझ? आदमी का मतलब सिर्फ पुरुष ही नहीं है, इसके अंदर आदमी में नर और मादा दोनों ही शामिल है। आई बात समझ में? तो ये जो होमो है, होमो की भी कई सारी जो है आगे शाखाएं बांटी गई है। वैज्ञानिकों ने इसे लक्षणों के आधार पे कार्य कर, जो मानव जिस प्रकार का कार्य कर रहा था उसके आधार पे नई नई शाखाएं क्रिएट की है, जिसमें से हमारे 3 शाखाएं महत्वपूर्ण है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। जो
पहली आएगी आपके लिए होमो हैबिलस, दूसरी आ जाएगी होमो इरेक्टस और तीसरी आ जाएगी होमो सेपियंस। और इन तीनों शाखाओं को भी अलग अलग कार्य के लिए नाम दिया गया है। तो देखिए ये जो होमो हैबिलस है इसका कार्य क्या है, औजार बनाने वाली जाति है, औजार बनाने वाली प्रजाति है। तो जो औजार बनाने में ज्यादा भाग ले रहा है वो प्रजाति कौन सी हो गई, होमो हैबिलस। उसके बाद में देखते हैं होमो इरेक्टस, ये वो मानव है जो बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के चलने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये शिकार में ज्यादा भाग लेता होगा, क्योंकि शिकार के पीछे उसे बिल्कुल क्या करना पड़ रहा है, साफ दौड़ना पड़ रहा है। तो ये शिकार करने के लिए जो औजार बना रही है वो प्रजाति तो होगी होमो हैबिलस, जो शिकार में अत्यधिक भाग ले रही है अर्थात सीधा खड़े होकर के चलने की क्षमता विकसित कर ली है, वो हो गया आपका होमो इरेक्टस। आई बात समझ में। और तीसरा जो है वो आ रही है आपका होमो सेपियंस, जो हम है वर्तमान का आधुनिक मानव कह लें या प्राज्ञ मानव कह लें या चिंतनशील, जो जिसने बुद्धि का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, चिंतन प्रारंभ कर दिया है, वो मनुष्य कौन सा हो गया, होमो सेपियंस। आगे बात समझ में। और इसी को हमें क्या कहते हैं, होमो सेपियंस को ही हम कहते हैं आधुनिक मानव। क्या कहेंगे, आधुनिक मानव। आई बात समझ में। किसको कहेंगे, होमो सेपियंस को। अब ये जो होमो सेपियंस है इसको भी विभिन्न भागों में बांटा गया है, और होमो सेपियंस के जो हमें जीवाश्म मिले हैं तो वो जीवाश्म जिस जगह से मिले हैं उन जगहों के नाम पे ही उनकी शाखाओं को भी नामकरण कर दिया गया है। जैसे कि एक नाम मिलेगा आपको होमो हाइडलबर्गेसिस, होमो हाइडलबर्गेसिस। तो ये जो हाइडलबर्ग है ये जगह है जर्मनी की। हाइडलबर्ग कहाँ पर है, जर्मनी में, और वहाँ पर इस जीवाश्म की प्राप्ति हुई, इसलिए इसका नाम भी क्या दे दिया गया, होमो हाइडलबर्गेसिस। आ गई बात समझ में। दूसरा नाम यहाँ पे मिल रहा है होमो निएंडरथलेसिस। ये जो निएंडरथल है ये भी जर्मनी के अंदर स्थित है, ये जर्मनी में, और यहाँ पर भी इस जगह के नाम के कारण ही इस प्रजाति का नाम भी क्या दे दिया गया, होमो निएंडरथलेसिस। आ गई बात समझ के अंदर। तो कुल मिलाकर के हमने होमो की 3 प्रजातियां देखी है अलग अलग। पहले देखी हमने होमो हैबिलस, तो यहाँ पर याद रख लेना ये आज से 22 लाख वर्ष पूर्व, कब की बात है, 22 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में थी। उसके बाद में आपकी आई होमो इरेक्टस, ये जो प्रजाति है ये आज से आपके 18 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी। कब अस्तित्व में आई, ये 18 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी। और होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस जो है ये आज से 8 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। कब आए थे, 8 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। तो कुल मिलाकर के हमने आज की इस क्लास के अंदर मनुष्य के कर्मिक विकास के रूप में प्राइमेट से प्रारंभ किया। कहां से प्रारंभ कर रहे हैं हम, प्राइमेट जो 360 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। प्राइमेट के बाद में हम पहुंचे होमिनोइड पर। होमिनोइड के जो प्राणी थे, जो मानव था, वो 240 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। होमिनोइड के बाद में हम पहुंचे होमिनिड मानव के ऊपर, और ये आया था लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। और फिर हमने होमिनोइड को भी अलग अलग शाखाओं में बांटा, जिसमें हमने 2 शाखाएं पढ़ी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरी होमो। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस शाखा थी ये लगभग 56 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में थी, और जो होमो है ये 25 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये मानव जो है ये समाप्त हो गए। क्यों हुए, इसके लिए हमने कारण पढ़ा कि ध्रुवीय हिमाच्छादन हुआ था आज से 25 लाख वर्ष पहले, और इनका ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो स्थान है वो किसने ले लिया था, होमो मानव ने ले लिया था। और जो होमो मानव है ये 25 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था, और होमो मानव को भी अलग अलग शाखाओं में उसके कार्य करने के लक्षणों के आधार पर बांटा गया, जिसमें से पहला हमने देखा था होमो हैबिलस जो औजार बनाने के लिए था 22 लाख वर्ष पूर्व, और उसके बाद में हमने देखा होमो इरेक्टस जो 18 लाख वर्ष पूर्व में था और सीधा खड़े होकर चलने की क्षमता रखता था। और फिर हमने देखा होमो सैपियंस जो आज का आधुनिक मानव है, प्राज्ञ मानव है, चिंतनशील मानव है, जो 8 लाख वर्ष पहले जो है अस्तित्व में आया था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलेसिस ऐसी प्रजातियां भी है जो होमो सैपियंस का ही एक भाग है, लेकिन ये अलग अलग जगहों से मिली है ये प्रजातियां, तो
उनको उन स्थानों के नाम के आधार पर उनका नामकरण कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो पूर्वज थे वो आज की स्थिति में, आधुनिक मानव तक की स्थिति में कैसे पहुंचे, ये सारा अध्ययन हमने आज की क्लास में कर लिया है। अब इसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर जो होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस का आगे क्रमिक रूप से विकास होता हुआ वर्तमान मानव तक का जो सफर है उसका अध्ययन हम आगे आने वाली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।